जी। तो मान लिया कि ये आपने ले लिया, दूसरा आप यहाँ ले लीजिए, दूसरा यहाँ पे ले लीजिए आप। आशुतोष जी इसको बंद कर दीजिए भाई। अरे मानेंगे नहीं क्या? मोबाइले पर ड्रॉ कर रहे हैं वो। कॉपी में ड्रॉ करना है भाई। अब यही काम करें हम बैठ के, इसको यहाँ से वो करना पड़ेगा और अब नहीं होगा। ठीक, चलिए। मान लीजिए दूसरी कुंडली एक आपने ड्रॉ कर ली, और मान लीजिए ये D1 कुंडली है, ये वाली, ये D1 है और ये D9 है। अब हमने कहा कि मान लीजिए कि कुछ भी मान लेते हैं, जैसे कोई भी मकर लग्न की मान लीजिए, या कोई भी, चलिए कुंभ लग्न की कुंडली है, कुंभ लग्न की कुंडली हमने ले ली, या कर्क लग्न की ले ली। 4 5 6 6, यहाँ 7, यहाँ 8, यहाँ 9 10 11 12 1 2 3। मान लिया लग्न जो हमने कौन सी कर्क लग्न की लिए ना, तो हमने मान लिया लग्न कौन सी हो गई यहाँ पर, 6 डिग्री 40 मिनट की होगी। लग्न क्या हो गई, 6 डिग्री 40 मिनट की। 6 डिग्री 40 मिनट ना लेकर के मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं 7.5 डिग्री की। तो अब बताइए इसका नौमांश कौन सा होगा? अगर 7.5 डिग्री आ गया तो में नौमांश किस राशि का होगा बताइए? कन्या राशि का गुरुजी। अगर कन्या राशि का होगा, क्योंकि 6:40 तक सिंह है और 6:40 से 10 तक कन्या है, तो कन्या राशि का हो जाएगा। ये सबको समझ में आ गई ना ये बात? जी गुरुजी, जी गुरुजी। यहाँ पे कन्या राशि लिख देते हैं। 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5, ये हो गया। अब इसमें 64वां नवमांश कौन सा होगा? ये होगा, ये 64वां नवमांश होगा ना, यानी 64th नवमांश कौन सा हो जाएगा? 64 नवमांश हो जाएगा आपका धनु का। और D1 चार्ट की 8th राशि कौन सी है? D1 चार्ट की 8th राशि, अष्टम भाव की राशि कौन सी? कुंभ राशि। कुंभ राशि। तो जब कोई भी ग्रह या तो कुंभ राशि पर, कौन सा ग्रह, अशुभ ग्रह, कोई भी जो मैलेफिक प्लैनेट होगा, मैलेफिक प्लैनेट, कोई भी अशुभ ग्रह, कौन कौन सा हो सकता है अशुभ ग्रह? शनि, शनि राहु केतु। शनि हो जाए, मंगल को लेंगे क्या गुरुजी? हाँ ले सकते हैं, राहु केतु, सूर्य। हाँ वैसे वो भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर प्रॉब्लम करते हैं। मंगल, सूर्य को इतना नहीं लिया जाता है, क्योंकि ना देखिए जैसे मेन जो लिया जाता है वो शनि राहु केतु को लिया जाता है। क्यों शनि राहु केतु को क्यों लिया जाता है? वैसे मंगल भी लेना चाहिए। एक्चुअली क्या है कि ना ये लेट मूविंग प्लैनेट है, ये बहुत धीमे धीमे चलते हैं, लेट मूविंग है ना ये सब, तो लेट मूविंग के कारण ये क्या होंगे, बहुत धीमे धीमे चलेंगे, तो ऑब्वियसली कि कोई समस्या लंबे समय तक रहेगी। मंगल जो है वो थोड़ा फास्ट है, वो तेज चलता है, फास्ट मूविंग प्लैनेट, तो इसलिए यहाँ पे जो समस्या ये मंगल दिखाएगा वो कम दिखाएगा, कम समय के लिए दिखाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि ये ज्यादा समय के लिए, ज्यादा समय के लिए समस्या, लिखवा दिए हैं, हाँ ज्यादा समय के लिए, गोचर में हो तो। हाँ हाँ बता रहे हैं, ज्यादा समय के लिए समस्या। और
अब यहाँ फास्ट में क्या कम समय के लिए समस्या आएगी, कम समय के लिए समस्या। ठीक है, तो अब जब गोचर के अंदर, इसमें गोचर में ये कौन सा, गोचर के अंदर या तो शनि या तो राहु या तो केतु कहां पर आ जाए, या तो कुंभ राशि में गोचर करें। ये देखिए, तो जब वो धनु राशि में आएंगे अपने नौमांश में, कब आएंगे बताइए। अगर अभी जैसे शनि का गोचर अभी कुंभ राशि में होने जा रहा है ना, यानी कि 2022 जी सर। में से जो शनि का गोचर है वो कहां पर होगा, कुंभ राशि में होगा 11 नंबर पर। जी। ठीक है, तो अब 64वां नवमांश अगर किसी का धनु है, किसी का धनु राशि है, तो कुंभ राशि में ये 64 कब आएंगे, कितने डिग्री पर आएंगे। अगर ये इनका जो है कुंभ राशि का है ना, तो कुंभ राशि का 64वां नवमांश कब आएगा, मतलब कि कुंभ राशि में ये धनु राशि में कब गोचर करेंगे, धनु राशि में जब 10 डिग्री तक। 40 मिनट से, जब शनि कितने 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री के होंगे, तब ये कहाँ जाएंगे, तब ये धनु राशि में रहेंगे। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में धनु राशि का 64वां नवमांश है अगर, और कुंभ में शनि चल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उसको समस्या दे देंगे। तो क्या देखना क्या है कि किसी व्यक्ति की 8वें भाव में जो राशि है उस पर जब कोई भी क्रूर ग्रह का, शनि राहु केतु का गोचर हो, और जो उसके 64वें नवमांश में जो राशि आ रही है, जो भी उसके 64वें नवमांश में राशि आ रही है, गोचर में शनि राहु केतु जब इस धनु राशि को टच करेंगे तब उसके साथ समस्या देखने को मिलेगी। एक ये पॉइंट मैंने बताया था। दूसरा इसका उल्टा भी हो सकता है कि कोई भी क्रूर ग्रह अगर धनु राशि में है, तो धनु राशि में चलते चलते जब वो कुंभ राशि में आ जाएंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रह क्रूर ग्रह धनु राशि में है, तो कुंभ राशि में वो कब आएगा, कुंभ राशि में कब आएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि 1-5-9 में तो आएगा ही नहीं ना वो। अरे ये बात समझ में आई। कोई क्रूर ग्रह अगर गोचर करेगा तो कुंभ राशि में तब उसको समस्या कभी नहीं देखने को मिलेगी। तो हमारा ये कहना है कि या तो क्रूर ग्रह जन्म कुंडली के अष्टम भाव में की राशि में गोचर करे, तो गोचर करते करते जब वो 64वें नवमांश, गोचर करते करते जब वो 64वें नवमांश में आएंगे, तो उस वक्त उसको समस्या देखने को मिलेगी। और वो प्रॉब्लम ज्यादा कब रहेगी, जब उसके ऊपर दशा, जो महादशा और अंतरदशा, एमडी और एडी अंतरदशा, ये खराब हो, ये अच्छी ना हो, तब आप समझिए ज्यादा ये समस्या देखने को मिलेगी। ठीक है, महादशा अच्छी, अंतरदशा खराब है, तो तभी समस्या है। दशा कुल मिला के खराब होनी चाहिए। भाई कौन है यार इसका जो बोल रहा है, वो अपने आप को म्यूट कर ले, नहीं बोले रह पा रहा है तो माइक बंद कर लिया करो यार, घर की समस्या यहाँ सुनाते हो। ठीक है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है कि समस्या कब देखने को मिलेगी हमको, जब इस प्रकार का गोचर होगा तब, इस प्रकार का गोचर होगा तब ये हमको समस्या यहाँ देखने को मिलेगी। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको ये बात? यस सर। आ गई ना ये बात, यही बात हमने बताया था। अब आप देख लीजिए आपके, एक बार छोटा सा प्रश्न है गुरुजी। हाँ, जो ये आपने अभी जो ये निकाला गुरुजी 64वां नवमांश, एक बार ये थोड़ा सा दोबारा बता दो गुरुजी कैसे निकला है। ये कैसे निकला, ये मैंने आपको उस दिन टेबल बनवाई थी। हाँ गुरुजी, टेबल मैंने बना रखे गुरुजी। तो जैसे गुरुजी इसका कन्या लगन है गुरुजी, कन्या का जन्म कैसे आया, देखिए पहले आप देखिए अपनी कुंडली ले लीजिए। जी, अपनी कुंडली आपकी किस लग्न की है?
धनु लगन के गुरु जी। धनु लग्न कुंडली है। और धनु लग्न की कुंडली धनु- में आपके लग्न की डिग्री कितनी है? लगन की डिग्री कितनी है गुरु जी? हाँ कितनी है लगन की डिग्री है गुरु जी 951। 951 है। तो आप देखिए धनु लग्न में 951 पे कौन सी राशि आएगी? धनु लगन में धनु लग्न की टेबल में नीचे आइए, वहां पे देखिए 951 पे कौन सी राशि दिख रही है आपको? कौन सा नौमांश होगा? मिथुन मिथुन मिथुन। मिथुन तीसरा हाँ नौमांश गुरु जी, है ना? तो आप तीसरा देखिए नौमांश। नौमांश कुंडली में मिथुन लग्न है आपकी। हाँ गुरु जी मिथुन लगन है। अब ऐसे निकाला जब जब मिथुन लग्न है तो फिर आप देख लो 64वां नौमांश, यानी कि नौमांश कुंडली का चौथा भाव में राशि कौन सी है? कन्या। कन्या। तो वो कन्या हो गई आपकी। और धनु लग्न है तो धनु 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 में अभी कौन चल रहे हैं? कोई चल रहे हैं 4 में? 4 में कोई यानी कि या तो कर्क में या तो कन्या में कोई अशुभ ग्रह का गोचर हो रहा है। भाई राहु चल रहे हैं मेष में, चल रहे हैं तुला में, नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा गुरु जी। क्या नाम है, कर्क में तो कोई भी ग्रह अभी नहीं चल रहे हैं जी नहीं। और शनि भी कुंभ राशि में चल रहे हैं, राहु केतु नहीं चल रहे हैं। अब मंगल और क्या नाम है सूर्य जब भी ऐसे आएंगे तो उस वक्त थोड़ा आपको समस्या दिखेगी, लेकिन कब? जब दशाएं आपकी खराब हो तब। यानी यहाँ पर गोचर हो तो यहाँ पर जब वो ग्रह गोचर करते करते नौमांश में आ जाए तब, या यहाँ पे कोई क्रूर ग्रह का गोचर करते करते यहाँ आ जाए तब, वो कब आएगा उसी टेबल से पता चल जाएगा। जी गुरु जी। जैसे मान लीजिए कि अगर सूर्य ही को ले लेते हैं, सूर्य को, तो सूर्य जो है कर्क राशि में अगर आ गए, जैसे अभी तो मेष राशि में चल रहे हैं ना, तो कर्क राशि में तो आएंगे। अब आएंगे गुरु जी। राशि में आएंगे तो कब वो कन्या के नौमांश में जाएंगे? बताइए, कब वो कन्या के नौमांश में जाएंगे? कितने डिग्री पर जाएंगे? जितना वो कितने डिग्री पर होंगे? 20 डिग्री पर गुरु जी। 6 से 10 16 6:40 40 से मतलब हाँ 20 के बीच में। तीसरा नौमांश होगा ना। जब वो 6:40, जब वो कहाँ पे हम बता रहे हैं 6:40 से 10 डिग्री पर रहेंगे, तो वो दिन आपका मतलब वो समय आपकी प्रॉब्लम वाला रहेगा। अब ये चूंकि सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चल देते हैं, जी तो कुल गुरु मिला जी। 6:40 से 10 डिग्री यानी 4 दिन वाला समस्या रहेगी, लगभग 3 या 4 दिन की समस्या रहेगी। कब? जब दशाएं बुरी चल रही हो तब, हमेशा नहीं। पता चला महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा भी ले लीजिए, पीडी, महादशा एमडी, अंतरदशा एडी, प्रत्यंतर दशा पीडी, ये अगर खराब है, मान लीजिए महादशा अंतरदशा खराब है तब भी, और अगर तीनों खराब है और ये गोचर आपको मिल गया तो समस्या दे देगा। जी गुरु जी। ये बता रहे तो ये इसी को 64वां नौमांश में ये गोचर जो क्रूर ग्रहों का गोचर है ऐसी समस्या दे देता है। समझ में आ गया होगा हमारे ख्याल में पॉइंट। जी गुरु जी, धन्यवाद गुरु जी। इस प्रकार से आप इसको क्या करेंगे, सब लोग इसको इस प्रकार से समझ लेंगे और समझने के बाद जो है बात तो क्लियर हो जाएंगी आपकी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इतना मैंने एग्जाम्पल दिया था, शायद ऐसा 1-2 लोगों का एग्जाम्पल मैंने लेके बताया भी था, तो उनको बताया था कि देखिए समस्या आपको रही होगी। सुजीत जी थे, उनका बताया था, बता रहे थे कि हाँ मैं प्रॉब्लम थी उस वक्त, दशा भी खराब चल रही होगी और ये गोचर भी हुआ होगा तो प्रॉब्लम रही होगी। ठीक है जी। सूर्य और मंगल जो ये देंगे वो कम समय के लिए देंगे, मतलब 2-3-4 दिन से ज्यादा नहीं देंगे, लेकिन जो राहु केतु और शनि समस्या देंगे ना वो थोड़े ज्यादा दिन के लिए समस्या देंगे। ठीक है, समझ में आ गया सबको? जी सर, जी सर। अब सब लोग माइक बंद कर लें, हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है यहाँ पर कि अगर 64वां नौमांश और 22वां दृष्टान एक ही राशि हो जाए तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अभी जैसे 64वां नौमांश और 22वां दृष्टान अलग अलग राशि हो रही है ना, तब तो मान लीजिए कोई ज्यादा खास मतलब अलग अलग पे तो कभी कभी मिलेगा कभी नहीं मिलेगा।
लेकिन अगर 64वां नौमांश यानी जो 64th नौमांश है, 64वां नौमांश और 22वां देशकाण, 22वां देशकाण कैसे निकलवाया हमने? B3 चार्ट में जो 8वें भाव में राशि है, जो B3 चार्ट में क्या है, जो 8वें भाव में राशि है, अगर 64वां नौमांश और 22वां देशकाण क्या हो जाए? एक ही राशि हो जाए, एक ही राशि हो जाए, तब समस्या बढ़ जाती है, क्योंकि उसका स्वामी एक ही राशि होगा तो उसका लॉर्ड एक ही हो जाएगा। ठीक है, ये आप लिखेंगे। ये समस्या कई गुना अधिक हो जाती है यदि, ये समस्या कई गुना अधिक हो जाती है यदि 22वां देशकाण और 64वां नौमांश एक ही राशि का हो जाए। 22वां देशकाण और 64वां नौमांश एक ही राशि का हो जाए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि 64वां नौमांश अगर विष नौमांश में आ जाए, किसमें? विष नौमांश में। यदि 64वां नौमांश, 64वां नौमांश क्या हो जाए? विष राशि, विष नौमांश में आ जाए तो फिर अनर्थ हो जाएगा। और अगर हम कह रहे हैं कि दोनों एक नहीं है, कौन नहीं है? 64वां नौमांश और 22वां देशकाण अगर एक नहीं है, एक नहीं है, फिर भी 64वां नौमांश क्या हो जाए? विष नौमांश में आ जाए, विष नौमांश में, तब भी समस्या काफी मिलेगी। अब विष नौमांश क्या होते हैं? विष नौमांश क्या होते हैं? क्या हो गया भाई? किसी का माइक है वो बहुत इधर उधर हो रहा है, खराब, वो बंद कर लिया। फिर किसी का माइक है वो, जैसे मेष, वृष, और कन्या और धनु। ये लोग अनम्यूट भी नहीं रहते हैं गुरुजी। हाँ, वो मेष, मेष, वृष, कन्या और धनु का पहला नौमांश, का पहला नौमांश, प्रथम नौमांश। कैसे भाई? ये किसी का माइक ऑन है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसका हाथ लगता माइक है बंद तो कर लो आवाज यार, आती है। कितनी बार कह चुके यार, बिल्कुल बेशर्मी में उतरे हुए हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है, कभी हाथ लग जाता है माइक से तो गड़बड़ हो जाता है, या फिर कपड़े से रगड़ खाता है वो। तो देखिए, जो प्रथम नौमांश है, मेष का प्रथम नौमांश कब होगा बताइए? मेष का प्रथम नौमांश कब होगा? 0 डिग्री से 3 डिग्री 20 मिनट तक। 3 डिग्री 20 0 से 3 डिग्री 20 मिनट तक ये प्रथम नौमांश होगा मेष का। समझ में आ गया? यानी कि मेष का प्रथम नौमांश मेष ही हो, यानी 64वां नौमांश, 64वां नौमांश अगर विष में आ जाए, समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? इसी प्रकार से जो वृषभ राशि है, तो वृषभ राशि का पहला नौमांश भी कौन सा होगा? मकर का होगा। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा मेष। वृषभ राशि का पहला नौमांश कौन सा होगा? देखिए, लिखवाया मैंने सबका पहला नौमांश 0 मकर डिग्री मकर का होगा गुरुजी। मकर का हो जाएगा। 3 कन्या 20 तक राशि में मकर पहला का। नौमांश कौन सा हो जाएगा? 3 से लेके 6। वो भी कन्या मकर राशि में का ही भी होगा। मकर का ही होगा गुरुजी। वो भी मकर का ही होगा। धनु हाँ, राशि में पहला नौमांश कौन सा हो जाएगा? मेष का। मेष का। धनु राशि में मेष का, तो ये पहला नौमांश हो जाएगा। यानी कि मेष, वृष, कन्या और धनु का पहला नौमांश ये विष नौमांश है, ये विष नौमांश है। ये वाला जो मैंने लिखा इधर वाला, ये इन राशि का विष नौमांश है। क्या अगर किसी का
64वां नौमांश मेष का है, मेष का, और वो 0 डिग्री 3 डिग्री 20 मिनट में है, तो ये आ जाएगा 64वां नौमांश 22वां दृष्टांत क्या हो जाए, ये हो जाए। मेष मकर वृषभ का ये कितना, ये इतना, ये ठीक है। इसी प्रकार से मिथुन सिंह तुला और कुंभ राशि का 5वां नौमांश, मिथुन सिंह तुला और कुंभ राशि का 5वां नौमांश, मिथुन सिंह तुला और मिथुन कुंभ, सिंह तुला और कुंभ 3, 5, 7 और 11वां, इसका 5वां नौमांश। तो 5वां नौमांश कौन सा होगा, 13 डिग्री से 16:40। अब यहां देख लेंगे टेबल मैंने जो बनवाई थी, टेबल जो बनवाई थी उससे देख लेंगे। क्या क्या बताया गुरुजी, मिथुन मिथुन सिंह तुला और कुंभ राशि का 5वां नौमांश, 5वां नौमांश कौन सा होगा, 13 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक। वहां पे जो राशि आ रही है वो देख लीजिए। यानी 64वां नौमांश और 22वां दृष्टांत एक हो, और वो अगर मेष वृषभ कन्या धनु है तो उसका पहला नौमांश वृष राशि हो, वृष नौमांश होगा। मिथुन सिंह तुला और कुंभ राशि का 5वां नौमांश वृष नौमांश होगा। ऐसे वृश्चिक कर्क और मकर, वृश्चिक कर्क मकर और मीन राशि का, कर्क वृश्चिक मकर और मीन 4, 8, 10 और 12 का 9वां नौमांश, यानी 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री, ये विष नौमांश है। ये क्या हो जाएंगे, विष नौमांस। 4, 8, 10, 12 गुरुजी कौन सा? 4, 8, 10, 12 का 9वां नौमांश, का 9वां नौमांश क्या हो जाएगा, विष नौमांश होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ करके मिलेगी। सर, ये नवा नवा उसका डिग्री कितना बताया सर आपने? डिग्री देखिए ना, आपने को लिखा होगा, आपने जो टेबल देखी 90 डिग्री पे, 90 में कौन सी कितनी डिग्री आ रही है बताइए आप। मैं तो क्लास में नहीं था इसलिए। तो फिर वो नोट्स में देख लीजिएगा, 26 डिग्री 40 से 30 डिग्री, हाँ जी। 26, 40। 26, 40 से 30 डिग्री। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए, मान के लिए अब देखिए कुछ एग्जाम्पल इसमें बात करते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल लिया है, गुरुजी इसको एक्सेल पे बना के रख लीजिए, कॉपी पेस्ट कर दीजिए करिए। हाँ वही करना पड़ेगा, एक्सेल में बना के वही करेंगे, बार बार बनाना बड़ा दिक्कत है। मुझे उठ नहीं रहा। ठीक है, अब मान लिया हमने यहाँ पर एक कुंडली ली, मिथुन लग्न की कुंडली। आप लोग ही बना लीजिए। मिथुन लग्न की कुंडली ले ली।
इसमें शनि और राहु लग्न में है, शनि और राहु लग्न में है। और बृहस्पति वक्री है सिंह में, बृहस्पति गुरु यहाँ पर वक्री है। वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, केतु धनु राशि में हो जाएंगे, और मीन राशि में शुक्र बुध मंगल, शुक्र बुध मंगल, और मेष राशि में सूर्य है। सबकी डिग्री दे रहे हैं आपको। लग्न की डिग्री है 14 डिग्री, नवमांश कुंडली आपको खुद ही बनानी है, बनाइए। लग्न जो है वो 14 डिग्री 3 मिनट का है। सूर्य 16 डिग्री 21 मिनट का है। कन्या का नवांश आएगा 16:31। मंगल 24:07 नहीं, मंगल 4:50। बुध है 24:07। बुध के बाद गुरु हो गए 24:45। शुक्र हो जाएंगे कौन 25 डिग्री के वक्री भी, वक्री हैं शुक्र। राहु केतु, राहु है 17:45, तो केतु भी 17:45 होंगे। गुरु भी वक्री थे गुरु जी। जी शनि ना कार्ड बनाइए। शनि की नहीं बताइए। गुरुजी गुरु की डिग्री बृहस्पति लिखा है 24:45। ओके सर। नहीं शनि की नहीं बताइए गुरु जी, शनि की। शनि की डिग्री नहीं गुरु जी, शनि की डिग्री नहीं दी। शनि की है, शनि 13:25 सॉरी 13:23, शनि 13:23। तो लगन मिथुन लग्न का है, और मिथुन लग्न में लगन कितने डिग्री का आ रहा है 13:23 कितना 14:03 का है ना, तो 14:03 कन्या का क्या आ जाएगा। कन्या गुरु जी। मिथुन लग्न में देखिए, मिथुन लग्न में 14:03 कन्या का कैसे आ जाएगा। कुंभ गुरु जी। हाँ बताइए कितने का आएगा 14:03 का है ना, कुंभ का आएगा ना, कुंभ का आएगा, कुंभ राशि का आएगा। कुंभ राशि आएगा। 11 12 1 2 3 4 5 जी गुरु जी। 7 8 9 10। चलिए बाकी सब वो देखिए। सूर्य कहाँ के, मेष के 16-21। सूर्य मेष के 16-21 है, बताइए कौन सा नवमांश होगा। 16-21 16-21 मतलब पांचवें में, पांचवें घर में सूर्य हाँ होंगे। 5वें घर में नहीं, 5वीं राशि में सूर्य। पांचवी राशि में, अच्छा हाँ ठीक है। 5 में आएगा पांचवी गुरु जी, राशि। सिंह राशि। सिंह राशि में जो है सूर्य होंगे। जी गुरु जी। जी चंद्रमा देखिए कितना 16-31 16-31 और वृश्चिक में है ना, तो वृश्चिक में 16-31 कहाँ पे आ जाएगा। 16-31 कहाँ जाएगा, वृश्चिक में ही आएगा, बल्कि वृश्चिक में आएगा। वृश्चिक में। तो इसी को बोलते हैं क्या, वर्ग वर्गोत्तम। अब चंद्रमा यहाँ नीचता खो देगा, ये वर्ग वर्गोत्तम यही होता है। जिस लग्न में जो लग्न में चंद्रमा और नवमांश में चंद्रमा एक ही राशि में। मंगल में 4:50 है, मंगल क्या है, मंगल 4:50।
मीन राशि में 450 कहाँ जाएगा? कुंभ में 450 आगे यार आप सिंह में फिर आ ऐसे- जाएगा गुरु जी। सिंह राशि सिंह में सिंह में आ जाएगा। सिंह। तो देखिए उनके पीछे कोई 24 साल दिमाग कैसे लगा रहे हो, कोई बोल रहा है तो भाई बंद कर लीजिए आवाज। गुरु जी बुध 24 साल हाँ जी, तो मंगल हो गया। बुध 24/7, बुध कहाँ पर है? नीच का बुध, मीन में, जमीन में ही बैठे हैं, तो ये 11वीं राशि में 11वीं राशि में कुंभ के आ जाएंगे। एकदम सही। कौन? बुध ना? जी। बुध लग्न में आ जाएंगे यहाँ पर। गुरु भी 24-45 हैं। और बुध के बाद कौन आ गया? गुरु 24-45 सिंह में। तो सिंह में 24-45 क्या आ जाएंगे बताइए? देखते हैं 24 में 8वीं राशि वृश्चिक राशि में। ठीक, यहाँ पे आ जाएंगे कौन? गुरु ना? जी। गुरु यहाँ आ जाएंगे। शुक्र बताइए? 25 17 शुक्र 25 डिग्री के है ना। और शुक्र कहाँ बैठे हैं? शुक्र यहीं पर मीन राशि में बैठे हैं, उच्च के हो गए, तो बुध की भी नीचता खत्म हो गई। शुक्र मीन राशि में कितने डिग्री के हैं? 25 डिग्री के। बताइए कौन सा हो जाएगा? 25 डिग्री 11वीं राशि। हाँ, कुंभ राशि में आ जाएंगे शुक्र। चलिए, राहु केतु और शनि का 13 23 शनि कहाँ है? जी मिथुन राशि में। 13-23। हम्म, हाँ, तो सिंह का मिथुन में है ना, तो गुरु जी अभी आ जाएंगे 11वीं राशि में। 11वीं राशि में शनि भी यहीं आ जाए। राहु कहाँ होंगे? 17-45 17-45 राहु है कहाँ के? मिथुन में 17-45 देखते हैं। कहाँ होंगे? राहु हो जाएंगे गुरु जी लग्न पहली राशि में। मीन में। मीन राशि में हो जाएंगे। हाँ, और केतु में यहाँ आएंगे मीन। केतु यहाँ आएंगे। ठीक, 17 अब देखिए गलती करा। शनि यहाँ पर मिथुन राशि में है, 8वें भाव के स्वामी है शनि। यहाँ पे देखिए शनि यहाँ पे क्या हो गए? 8वें भाव के स्वामी हो गए, है ना? हाँ, 64वां नवमास और 22वां दशकाल दोनों ही वृषभ राशि में आ रहा है। 22वां दशकाल हमने यहाँ दिखा दिया आपको, बनवाया नहीं हमने, वो भी बनाना बता देंगे कभी। तो इसका 64वां नवमांश, 64वां D9 और 22वां D3 एक ही है। कौन सा हो गया? वृषभ। वृषभ राशि हो गई। और अब इसका जो स्वामी है शुक्र, इसका जो स्वामी शुक्र, शुक्र देखिए कहां पर बैठे हैं? लगन में। शुक्र कहां पर बैठे हैं? मीन राशि में। D9 चार्ट में, D1 चार्ट में देखिए, जी D1 चार्ट में मीन राशि में बैठे हैं। जी गुरु जी। जी तो मीन राशि में क्या हो सकता है ना, विष नवमांश कब? जब इसका नवा नवमांश हो। तो शुक्र कितनी डिग्री पर है? 25 डिग्री। जी शुक्र कितने डिग्री पर है? 25 डिग्री 25 डिग्री। तो इसका नवा नवमांश तो खैर बच गए ना। शुक्र और शनि नहीं, तो यहाँ पे शुक्र तो विष नवमांश में, तो शुक्र विष नवमांश में है क्या? नहीं है गुरु जी। नहीं। तो यहाँ पे दोनों एक ही राशि हो गई। D9 वृषभ राशि है, लेकिन ये विष नवमांश में नहीं है। कौन? वृषभ, शुक्र। क्योंकि कब होते? जब 26, 40 से 30 होता ना, नवा नवमांश बोला है ना, मीन राशि में होगा। नहीं समझ में आई बात ये है? जी जी आ गए गुरु जी। आ गई ना, क्योंकि मीन राशि में मीन राशि में जो यहाँ पर वो होंगे कौन? शुक्र, वो वहां पर नवा नवमांश, नवे नवमांश में जो है आपके वो हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जरा, अष्टम भाव में स्वामी शनि है, यहाँ पे कुंडली में दिख रहा है आपको? जी जी अष्टम शनि, और शनि कहाँ पर है? कुंभ राशि में है। और कुंभ राशि में 5वां नवमांश, कुंभ राशि में 5वां नवमांश क्या होता है? कुंभ राशि
विष नवमांश होगा। विष नवमांश, राशि का पांचवा नवमांश कौन सा होगा? विष नवमांश। हाँ, 13 20 से 16 40। तो शनि कितने में? एकदम ये देखिए, शनि विष नवमांश में है। नहीं दिखाई दिया? शनि क्या हो गए? विष नवमांश में आ गए ना। विष नवमांश में, जी जी। विष नवमांश में आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अब इसका 64वां नवमांश, 64वां नवमांश और 22वां दृष्टान कौन है? शुक्र है दोनों। और शनि यहाँ पर विष नवमांश में है, तो शुक्र में शनि की दशा इसके लिए बहुत खतरनाक रही होगी। बात समझ में आई? शनि में शुक्र बहुत ज्यादा अशुभ रही होगी दशा। और वैसे पराशर ज्योतिष में ये लिखा हुआ है, अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो, कि यानी कि शनि में शुक्र या शुक्र में शनि जब भी इसके ऊपर चलेगा या चला, इसको जीवन में बहुत समस्या झेलनी पड़ेगी। समझ में आई बात? नहीं आई? समस्या, प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम वाला समय रहेगा इसका। और कहीं गलती से गोचर भी अगर कहाँ हो जाए, इसके मकर राशि में हो जाए और वृषभ राशि में, मकर राशि के वृषभ राशि में नवमांश में, या वृषभ राशि में मकर राशि में नवमांश में कहीं गोचर भी इस वक्त हो गया इस दशा पे, तो फिर समझ लीजिए गड़बड़ हो जाएगा। और पराशरी ज्योतिष में लिखा हुआ है कि कभी भी शनि की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा कभी अच्छी नहीं जाती, या शुक्र में शनि की दशा कभी, अगर कुंडली में दोनों ग्रह उच्च, जितने ग्रह ये दोनों अच्छे होंगे उतना ही जो है ये दशा खराब जाएगी। जितना ही एक ग्रह अच्छा हो, दूसरा ग्रह बेकार हो, दशा थोड़ी अच्छी जाएगी। दोनों ही खराब ग्रह हो जाए कुंडली में, ये दशा बहुत अच्छी जाएगी। ये किसमें लिखा है? पराशरी में। पराशरी में। लेकिन ये जो विष नवमांश की कहानी बता रहे हैं, चाहे दोनों शुक्र और शनि दोनों ही खराब हो, शुक्र और शनि दोनों ही खराब हो, तो अच्छी जानी चाहिए दशा, जैसा पराशरी ज्योतिष में लिखा है। लेकिन अगर ये शर्त लग गई कुंडली में ना, तो कभी अच्छी नहीं जाएगी। और आप समझ लीजिए ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देगा। और अगर ये प्रॉब्लम में कहीं गोचर भी मकर राशि के वृषभ नवमांश में या वृषभ राशि के मकर नवमांश में अगर कोई गोचर हो गया होगा इस समय, तो स्थिति आप लोगों को समझ में आ सकती है। स्थिति फिर समझ में आ सकती है। ठीक है, समझ में आगे नहीं आ रहा? जी गुरुजी। इस प्रकार से यहाँ पे चीजों को देखा जा सकता है। एक कुंडली और लेते हैं। कुछवाड़ा जगह कहाँ पे? कुछवाड़ा गुरुदेव, ये पिछली क्लास में आप जेके में कुछवाड़ा जगह कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में गुरुजी, जम्मू कश्मीर में। अच्छा, कुछवाड़ा, वो तो कुछवाड़ा है। कुछवाड़ा है वो। कुछवाड़ा भी वहीं पर है क्या? कुछवाड़ा वहीं है क्या? गुरुजी कुपवाड़ा है गुरुजी, वो तो कुपवाड़ा। हाँ, कुछवाड़ा है वो, हमें जहाँ लगता है। जी 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 जी। पड़ेगा। अब क्या वैसे दिखा देते हैं, बनाना आ गया ना आप लोगों को? आ गया बनाने। जी गुरुजी। अच्छा गुरुजी, 64वां नवांश और 22वां त्रिशांश दृष्टान अगर नहीं एक हो, अगर इस लग्न में इस राशि में, जैसे 64वां नवांश और 22वां दृष्टान अगर ना भी मिले, एक राशि ना हो, अब फिर भी अगर 20 राशि में विष नवमांश अगर ग्रह हो, हाँ, अगर राशि ग्रह जाते हो तो हानि पहुंचाएंगे। तो कौन सा ग्रह अष्टम भाव का स्वामी होना चाहिए, या ये 22वां 64वां विष नवमांश D1 का अष्टम भाव का स्वामी हो, या वो हो जाए? हाँ, यही लिखना है, अष्टम भाव का स्वामी। हाँ जी, सारा ग्रह नहीं, इसीलिए लिख रहे हैं ना। एक बात पूछनी थी। हाँ जी।
ये पिछली क्लास में आपने बताया था कि 64वां नवमांश चंद्रमा से देखना और 22वां देशांश देखना, ये एक ही ग्रह या लगन से देखना है? लगन से देखना बताया था, बेटा लगन से देखना, लगन। जी। वाला जगह कहाँ है ये? अरे सुधीर चौबे भैया, जी अरे आपके माइक खुली है तो बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। डिस्टर्ब, सब लोग सोए हुए हैं, हमारे पास कोई आवाज नहीं आएगा, सबको सुला दिए हैं पहले ही। कौन है भाई फिर? आपकी माइक की ही डिस्टरबेंस थी भाई साहब, पीछे से नॉइज नहीं आ रही थी, माइक की नॉइज थी वो। कुपवाड़ा है, कुपवाड़ा कहीं नहीं लगता, कुपवाड़ा ये कुपवाड़ा लिख दिया गया है क्या? जी कुपवाड़ा है, कुपवाड़ा तो है, कुपवाड़ा कुपवाड़ा तो जम्मू कश्मीर में गुरुजी। देखते हैं, हाँ वो तो है। गुरुजी कुशवाहा भी शायद है कहाँ, कुछवाड़ा है, कुशवाहा। कुशवाहा तो गोत्र होता है। गोत्र होता मैडम। गुरुजी आपने कुशवाड़ा पूछा ना गुरुजी? हाँ गुरुजी कुशवाड़ा एमपी में है गुरुजी। कुछवाड़ा एमपी में। हाँ गुरुजी। कुछवाड़ा कठुआरा है। गुरुजी कुशवाड़ा है, स्पेलिंग है KUCHWADA। यू है, KU KUCH। KUCH। हाँ गुरुजी सॉफ्टवेयर में नहीं है इसमें कहीं भी। और ऊपर होगा, कुछमारा है, नीचे तो होगा नहीं। कुछमारा है। उसके अगल बगल की कोई जगह देखिए। उसके अगल बगल की जगह है गुरुजी छिर पीपलिया है, छिर पीपलिया। दूसरी है खुरसुरु। खुरसुरु क्या स्पेलिंग है? के गांव का नाम है ये। KHU के KHURSUROO KHU आगे RSU RSU ROO। ROO। जी गुरु। ये तो ये उसके पास, शुरू हाँ जी खुरसुरु, ये उसके पास की जगह है गुरु जी। देखिए मिल रहा है। अच्छा ना, नहीं मिल रहा है, कुंडली नहीं मिल रही है गुरुजी कुछवाड़ा। कहाँ पर? हमारे पास तो कुंडली ऐप में दिखा रहा है, मध्य प्रदेश इंडिया। हाँ गुरु जी मध्य प्रदेश में है, गुरु जी कह रहे हैं। कुछवाड़ा कुंडली ऐप पे तो दिखा रहा है। स्पेलिंग बताइए। KUCH क्या? WADA। KUCH। गुरुजी पास के शहर का नाम नहीं चल सकता? ओ भाई रुक जाओ यार। KUCH
WADA WADA कुछवाड़ा नहीं चेंज नहीं किया नहीं तो गुरुजी नहीं तो time लैटिट्यूड zone बता लैंगिट्यूड देते हैं बुझ लो आपको। इनसे, वो डाल कहा के कि देख लो। टाइम जोन भी बता सकते हैं ऐसे भी। क्या जैसे टाइम जोन भी डायरेक्ट ला सकता है वहां का। अच्छा वो बताइए अक्षांश रेखांश कितना है उसका, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। हाँ अक्षांश जो है तो 23 हाँ 0.08 23.08 हाँ ये अक्षांश हो गया। 0.08 और वो रेखांश देशांतर दिखा रहा है 78.21 78.21 जी। चेंज नहीं किया यहाँ पे, नहीं किया, कहाँ चेंज हुआ? हमारे पास तो दिखा रहा है। गुरुजी कुछवाड़ा को हटा दीजिए, अगर आप ये अक्षांश रेखांतर डाल रहे हो ना तो शायद काम कर जाएगा। शहर में कुछवाड़ा को हटा दीजिए गुरुजी। वो तो ले ही नहीं रहा है ना, वो तो ले ही नहीं रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, दूसरी कुंडली ले लेते हैं, साइकिल इसके पीछे पड़ेगा। जो विश्व नवमांश होता है ना, वो अपने अपने कारकत्व की हानि करता है, ये भी एक कॉन्सेप्ट है, लिख लीजिए। ये कुंडली दिखाते हैं। तेरह अक्टूबर 19, टाइम है 8:07। गुरुजी 1969 है गुरुजी। और प्लेस है, नहीं प्लेस दिल्ली। अक्टूबर 1969 जी देखिए ये आ गया यहाँ पर है ना। अब यहाँ हमें देखना है शुक्र की स्थिति क्या है, जरा यहाँ देखिए शुक्र की। शुक्र कन्या में, शुक्र कितने डिग्री के हैं? क्योंकि अष्टमेश शुक्र है ना, और 64वां नवमांश इसका बुध हो गया। 64वां नवमांश इसका बुध है, और 22वां दृष्टिकोण देख लेते हैं। वो भी बुध है। देखिए 64वां नवमांश और 22वां दृष्टिकोण दोनों सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। 64वां और 22वां दृष्टिकोण यहाँ पे क्या हो गया? बुध 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 गुरुजी। तो एक तो ये रहा कि जब भी, अब यहाँ पर बुध क्या नाम है, जो बुध है, बुध का देखिए कितनी डिग्री पर बैठे हुए हैं। बुध किस में है? बुध यहाँ कन्या राशि में जी। और बुध कन्या राशि में है, और कितने डिग्री पर है कन्या राशि में? कन्या राशि का पहले वो विश्व नवमांश कहाँ पे आता है, किस पर आता है? 8:17 पे गुरुजी। यहाँ पे नहीं, कन्या राशि में वो कहाँ पर आते हैं? पहले नवमांश में आते हैं ना। जी जी। तो कन्या राशि में जो पहला नवमांश मिलेगा, 0 से 3:20
कन्या राशि में पहला नौमांश तो 0 से 30 डिग्री 20 मिनट का होगा, तो वो तो जी मिला सर। नहीं, वो तो मिला नहीं। तो यानी विष नौमांस में ये तो नहीं है ना। लेकिन यहाँ पे बुध की जब भी इसके ऊपर दशा स्टार्ट होगी या हुई होगी या होगी गुरु तो जी फिर इसको कन्या, समस्या आएगी। गुरु जी वो कुंभ में आएगा ना गुरु जी, पहला नवमांश कन्या राशि में कुंभ में आएगा ना गुरु जी। हाँ कुंभ में आएगा, कन्या राशि है ना, हाँ गुरु जी कन्या राशि तो कुंभ में आएगा गुरु जी। मकर में आएगा ना, हाँ सॉरी मकर में, 10वीं राशि में मकर में। हाँ गुरु जी मकर में आएगा। मकर में। हाँ जी। जी। तो मकर में आया, तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं यहाँ पर, तो यानी कि ये विष नौमांस में तो नहीं गया, नहीं आ रहा गुरु जी। यहाँ पे मीन राशि में आ गया ना ये। जी ठीक है, तो एक अच्छी बात हुई। लेकिन यहाँ पर ये कहना है कि जैसे अब देखिए यहाँ पे विष नौमांस में कौन है, शुक्र। यहाँ विष शुक्र कन्या है ना, कन्या, कन्या का, और शुक्र कितने डिग्री का है, 1 डिग्री का। 1 डिग्री। तो 1 डिग्री का है, तो शुक्र क्या, शुक्र किस राशि में, कन्या राशि में। तो कन्या का पहला नौमांश ही तो वो होता है ना विष नौमांश। जी हाँ जी, गुरु जी। जी गुरु जी। कन्या राशि में पहला पहले नौमांश नौमांश में। विष नौमांश है। जी तो अब देखिए इसका जो शुक्र है वो विष नौमांश में है या नहीं है। जी, शुक्र इसका विष नौमांश में है या नहीं है। है गुरु जी। है, और शुक्र यहाँ अष्टमेश भी होके बैठे हुए हैं, और इसीलिए इसको ना जो भी विष नौमांश होता है, जो भी आ जाए, वो वहां पर क्या करेगा, अपने कारकत्व की हानि हो जाएगी। इसलिए इसका विवाह जैसे हुआ बताते हैं 1 डेढ़ से महीने में टूट गया था। तो ये शुक्र यहाँ पर विष नौमांश में है। तो शुक्र का कारकत्व क्या हुआ, शुक्र जो है कारकत्व हुए विवाह के, तो विवाह टूट, विवाह जो है टूट गया। इसलिए यहाँ पर क्या हुआ कि बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आई। तो हमारा कहना है कि कोई भी ग्रह अगर विष नौमांश में आ रहे हैं तो वो अपने कारकत्व की हानि करते हैं, चाहे वो 22वें दृष्टांत, 64वें नौमांश या लग्न कुंडली के 8वें भाव के स्वामी हो या ना हो। ठीक है, समझ में आ गया। जी गुरु जी तो मेरी जैसे कुंडली में भी हम आपको- दृष्टान और 64वां नौमांश एक ही आ रहा है। क्या, मेरी कुंडली में भी 64वां नौमांश और 22वां दृष्टान एक ही तरह आ रहा है। और वो देखिए वो विष नौमांश में है क्या। अरे एक ही में आ रहा है, विष नौमांश में है। देखिए यहाँ पे कौन सा ग्रह विष नौमांश में आ रहा है, यहाँ पे कौन सा ग्रह विष नौमांश में आ रहा है, क्योंकि इनका 22वां दृष्टान और 64वां नौमांश एक ग्रह तो नहीं है। 22वां दृष्टान इनका कौन सा है, शुक्र, और 64वां नौमांश इनका बुध है। लेकिन इनमें कौन सा ग्रह विष नौमांश में आ रहा है, मंगल। देखिए मंगल, मंगल सिंह राशि में है ना, तो सिंह राशि का 5वां नौमांश, तो सिंह राशि का 5वां नौमांश कितने डिग्री पर होता है, 5वां नौमांश होता है 13-20 से 16-40। मंगल की डिग्री क्या है, सिंह पे होता है। हाँ विष नौमांश में है मंगल। तो मंगल किस चीज का कारक होता है, भाई का पराक्रम भाई भाई। भाई का कारक होता है। पराक्रम। अगर पति का भाई का होता है, भाई का होता है, रक्त का होता है। लड़की की कुंडली में पति हो गया, तो देखिए उसने जो है इनके कारकत्व की हानि कर दी। ये इंदिरा गांधी की कुंडली है, कहाँ भाई कहाँ थे इनके, भाई नहीं थे इनके पति थे। हाँ जी। मंगल। और जब मंगल की दशा स्टार्ट हुई ना तो इनकी माता का भी देहांत हो गया था। जब मंगल की दशा स्टार्ट हुई तो इनकी माता का भी देहांत हुआ था, क्योंकि विष नौमांश है तो कुछ ना कुछ तो समस्या करेगा ही करेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अच्छा विष, ये
जब इनकी माता का देहांत हुआ तो ये जो लिखा हुआ है इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी ना, ये तो आप लोग जानते ही हैं। जब इनकी माता का देहांत हुआ था तो इनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हुई थी, बाहर से बुला ली गई थी, आ गई थी ना यहाँ इंडिया में। तो अब ये पढ़ाई क्यों डिस्टर्ब हुई? देखिए मंगल कहाँ के स्वामी हो गए जन्म कुंडली में? 5वें भाव के। 5वें भाव के, तो ऑटोमेटिक वो भी तो डिस्टर्ब होना था, वो भी तो डिस्टर्ब होना था। इस प्रकार से हम लोग चीजों को समझेंगे, इस प्रकार से हम लोग चीजों को समझ सकते हैं। और मंगल जो है, अब ये देखिए मंगल ना चौथी दृष्टि से चतुर्थेश को देख भी रहे हैं। मंगल जो है चौथी दृष्टि से चतुर्थेश को देख रहे हैं। 1 2 3 4 नहीं देख रहे हैं, चतुर्थेश बच गया ना, 5वीं दृष्टि पे आ गए, 5वीं दृष्टि पे आ गए। तो नहीं तो फिर जो है तब ये और बात की पुष्टि हो जाती कि माता का सब देहांत होना चाहिए, लेकिन अपने एजुकेशन हाउस को तो देख ही रहे हैं ना, इसलिए इनको समस्या थी। जब मंगल की दशा स्टार्ट हुई तो इनको बहुत समस्या रही, ये चीजें आ गई। तो इस प्रकार से आप देखेंगे विश्व नवमांश देखेंगे। विश्व नवमांश समझ में आ गया, 64वां नवमांश समझ में आ गया ना सबको? जी गुरुजी। तो इस प्रकार से लगा के देखिएगा, जिसकी कुंडली में जो भी विश्व नवमांश का ग्रह होता है वो उसके कारकत्व की हानि कर देता है। अब हर ग्रह का कारकत्व तो आपको पता ही है कि कोई भी ग्रह किस कारकत्व को बताता है, तो ये चीजें वहां पर पता आपको, इस प्रकार आप उसको देखिए। ठीक है, गुरुजी ये जो क्या विश्व नवांश की जो टेबल थी उसमें यही था ना गुरुजी, 1 2 6 9 में प्रथम नवांश विश्व नवांश होगा। क्या बोल रहे? समझ नहीं सुना है, क्या बोल रहे? राशि 1 2 6 और 9, 1 2 6 और 9 में प्रथम नवांश ही विश्व नवांश होगा। जी जी और जी, 3 5 7 11 में 5वां नवांश ही विश्व नवांश होगा। हाँ जी और 4 8 10 12 में 9वां नवांश ही विश्व नवांश होगा। जी, एकदम सही। 4 8 10 12 में 9वां नवांश विश्व नवमांश है। ये विश्व नवमांश की एक कहानी। ठीक, जी अब आइए जरा विवाही वाला पक्ष चल रहा अभी। तो विवाह में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं। इसी में मैंने आपको 64वां नवमांश, 22वां दृष्टान, ये सब भी मैंने आपको बता दिया, और कैसे देखना है कारकत्व की किस प्रकार। विश्व नवमांश क्या होता है? ऐसे एक पुष्कर नवमांश होता है, सुना आपने पुष्कर नवमांश? नहीं गुरुजी। वो आगे बताएंगे पुष्कर नवमांश। पुष्कर नवमांश जो होता है ना, जो भी ग्रह पुष्कर नवमांश में होता है वह अपने कारकत्व की वृद्धि करता है। जो भी ग्रह पुष्कर नवमांश में होता है वह अपने कारकत्व की वृद्धि करता है। जैसे 64वां, जैसे कि अगर विश्व नवमांश में है तब तो वो अपने कारकत्व को नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अगर पुष्कर नवमांश में आता है तो उसकी वृद्धि करता है। वो आगे कभी बता देंगे उसको। अब क्या मेन पार्ट बचा विवाह में? विवाह में सारी चीजें कवर हो गई, कुछ बचा है क्या? विवाह में कुछ चीजें बची हैं क्या? गुरुजी दूसरा विवाह। दूसरा विवाह 9वें भाव से देखिए। ओके। गुरुजी डाइवोर्स भी बचा है गुरुजी। डाइवोर्स तो बताया, डाइवोर्स नहीं बताया? नहीं गुरुजी। अच्छा चलिए, उससे पहले मांगलिक दोष कर लीजिए। मांगलिक दोष जी बहुत दुनिया इसके पीछे परेशान है। हाँ जी, 1 4 7 8 12वें भाव मंगल का होता है। हाँ जी, देखिए मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, ये 5 ग्रह क्रूर ग्रह होते हैं। मंगल, शनि, राहु, केतु, सूर्य, ये 5 ग्रह क्रूर ग्रह हैं। सूर्य को भी हम लोग विवाह के लिए क्रूर ग्रह मानते, बताया था मैंने। तो मंगल, सूर्य, राहु, केतु, शनि। हाँ, वैसे सूर्य को हम लोग लेते नहीं है, लेकिन सूर्य का क्या है ना कि अगर विवाह की बात होती है तो सूर्य को भी लिया जाता है। अगर विवाह की बात होती है तो सूर्य को भी लिया जाना चाहिए और लिया जाता है। तो कहा जाता है कि अगर क्रूर ग्रह, देखिए अगर कोई भी ग्रह पहले भाव में बैठेगा तो 7वें को दृष्टि देगा। कुंडली में विवाह का मुख्य भाव कौन सा है? 7वां है। 7वां भाव। 7वां भाव मुख्य भाव विवाह का। तो कोई भी ग्रह जहां पर बैठेगा, अगर मंगल की कोई बात मानी जाए तो जहां पे भी बैठेगा तो वहां से अगर 7वें भाव को देखता है तो हम लोग उसको खराब मानते हैं। स्पेशली शनि, राहु, केतु
ये सब तो ऐसे भी खराब है। अब देखिए, और 8वां भाव भी विवाह का मेन भाव है। 8वां भाव हम लोग क्या कहते हैं, विवाह ससुराल। सौभाग्य है ना, एक्चुअली ससुराल का भाव भी है। और 8वां भाव अगर हम लोग हस्बैंड वाइफ में देखते हैं तो 8वां भाव ना प्राइवेट पार्ट का होता है, बॉडी पार्ट में प्राइवेट पार्ट का भाव 8वां होता है। तो अगर 8वें भाव पे भी इन क्रूर ग्रहों की दृष्टि या क्रूर ग्रह बैठ जाते हैं तो भी व्यक्ति को नपुंसकता रोग दे सकते हैं, यानी कि वो मतलब कि अपने वैवाहिक सुखों को नहीं ले पाता 8वां भाव। इसलिए 7वां और 8वां भाव विवाह के लिए मेन माना जाता है, मतलब क्योंकि वैवाहिक सुख के लिए 8वां भाव भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ससुराल का तो होता ही है। उधर दूसरा भाव भी किस चीज का, परिवार का है। तो देखिए दूसरा भाव, लग्न तो आप खुद ही हो गए, तो लग्न पर अगर मंगल बैठेगा तो 7वें भाव को देखेगा और 8वें भाव को देखेगा कि नहीं देखेगा? जी ऑटोमेटिक वहां, इसीलिए लग्न में मांगलिक माना जाता है। जी सर। हाँ, दूसरे भाव में जब मंगल बैठेगा तो 8वें भाव पे सीधी दृष्टि देगा, जी सर। फिर खराब हो गया। चौथे भाव में मंगल बैठेगा तो देखिए 7वें भाव पे दृष्टि देगा, चौथी दृष्टि, जी सर। फिर खराब हो गया। इसी प्रकार से 7वें भाव में बैठेगा तो खराब है ही, जी 8वें भाव में बैठेगा तो और खराब है, और फिर जी 12वें भाव में बैठेगा तो 12वें भाव में भी बैठ करके 8वीं दृष्टि मंगल की 7वें घर में आ गई। तो 1 2 4 7 8 12, 1 2 4 7 8 12, यहाँ पर मंगल की पोजीशन क्या होती है, खराब होती है। अब इसको अलग अलग किताब में अलग अलग प्रकार से एक्सप्लेन किया है। जैसे बताते हैं कि लग्न तो हम खुद ही हैं, अगर लग्न में मंगल बैठ जाए, शनि राहु केतु सूर्य बैठ जाए तो ऑटोमेटिक ये विवाह के पक्ष को खराब करते हैं। भले उस व्यक्ति के लिए अच्छा हो या बुरा हो तो बात की बात है, लेकिन क्रूर ग्रह 7म भाव और 8म भाव पर दृष्टि उनकी खराब अगर जाती है तो खराब। तो लग्न तो ऐसे भी समझ में आ गया खराब है। दूसरा भाव क्या होता है, परिवार का होता है। और ये बताते हैं कि जो क्रूर ग्रह हैं, मंगल शनि राहु केतु सूर्य, 5 ग्रह जो क्रूर है, ये क्या करते हैं कि 7म भाव और 8वें भाव को देख करके जो भी पार्टनर होता है, लाइफ पार्टनर, उसकी लाइफ को ये डिस्टर्ब करते हैं। अब लाइफ का मतलब क्या है यहाँ पर, लाइफ का मतलब ये नहीं कि मृत्यु हो जाना। अगर डाइवोर्स हो गया तो भी एक प्रकार की समस्या ही है, मतलब कि अलग अलग हो गए। चौथे भाव सुखों का भाव है, सुखी नहीं रहेगा, तो अलग अलग हो जाना या मृत्यु हो जाना, उसको पहले की बुक में मृत्यु लिखा है। लेकिन आजकल की बुक में क्या कि पहले इतने डाइवोर्स नहीं होते थे, अगर शादी हो गई तो हो गई। अब वो खुशी से रहिए चाहे जैसे रहिए, रहना पड़ेगा। कब तक रहना पड़ेगा, जब तक कि डेथ ना हो जाए, या पहले के लोग कई शादियां कर लेते थे। तो लेकिन आजकल तो डाइवोर्स होने लगा, तलाक होने लगा। देखिए तलाक ना एक उर्दू वर्ड है, हमारे जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में तलाक नाम की कोई वस्तु नहीं है, कोई भी चीज नहीं है। जी तो सच। तो तलाक हमारे जो सनातन धर्म, हिंदू धर्म में ये चीज कुछ भी नहीं है। गुरुजी अंगविहीन होते थे तो भी नहीं छोड़ते थे, अंगविहीन होते थे तो भी नहीं छोड़ते थे। अंग क्या, कुछ अगर अपाहिज हो गया कोई व्यक्ति तो अपाहिज भी होते नहीं थे छोड़े। तो भी। हाँ, तो भी अलग अलग नहीं हो सकते थे ना। वो जो भी है, तो डाइवोर्स की जो कंडीशन आई है वो हमारे सनातन धर्म से वो नहीं आई है। तो लेकिन अब तो वो बड़ी समस्या बन गई है, तो वो समस्या तो बनी है, तो इसीलिए उसको समझना भी बड़ा जरूरी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 5 ग्रह की दृष्टि कहीं ना कहीं किसी न किसी भाव से 7वें 8वें पे जा रही है तो समस्या करेंगे। अब दूसरे भाव को कहा गया परिवार का कहा गया। अगर क्रूर ग्रह 2nd हाउस में बैठे हुए हैं, स्पेशली मंगल की बात करें, तो व्यक्ति का परिवार ही नहीं रहेगा। और परिवार का मेन स्तंभ कौन होता है, मेन पिलर कौन है, पुरुष। पार्टनर है। अगर आप मेल है तो फीमेल होगा, और फीमेल है तो मेल होगा। जी अगर मेल की लाइफ में फीमेल नहीं है तो फिर परिवार किस काम है, और फीमेल है तो मेल नहीं है तो भी परिवार किस काम है।
ठीक है ना। तो इसलिए सेकंड हाउस में मीटिंग चल रही, पढ़ ही रहे, मीटिंग चल रही, बात बंद कर दी 11 बजे। क्या, अरे यार क्या तुम लोग कॉल आया है उनके पास। अच्छा, तो यानी कहने का मतलब कि ये हुआ कि अगर आठवें भाव, सॉरी दूसरे भाव में ये सब प्लेनेट की दृष्टि चली गई तो वहां पर परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर बोलते हैं कि पत्नी, यदि यहाँ से पत्नी नष्ट हो जाएगी तो परिवार नष्ट हो जाएगा। तो न परिवार नष्ट होने का मतलब पत्नी नष्ट हो जाना या पति नष्ट हो जाना। इसीलिए सेकंड हाउस में भी इन क्रूर ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं मानी जाती। दूसरा, चौथा भाव हमारे सुख का विचार है और चौथा भाव हमारा घर है, और घर में इंपॉर्टेंट कौन है? फिर से वही बात, जैसे परिवार में इंपॉर्टेंट पत्नी थी, तो घर में भी तो इंपॉर्टेंट पत्नी ही हो गई ना। मतलब मेल के लिए फीमेल और फीमेल के लिए मेल, ऐसे समझिए। तो जब चौथे भाव पर मंगल की स्थिति बन गई तो ऑब्वियस है कि ये भी खराब होना है, डिस्टर्ब होना है, ये भी डिस्टर्ब ही होना है यहाँ पर, तो ये भी खराब माना जाता है। और सातवां भाव तो पत्नी का स्थान है ही, वहां पर अगर मंगल आ जाए तो भी खराबी। आठवां भाव मैंने बताया प्राइवेट पार्ट का है, वहां पर अगर मंगल आ जाए तो वहां पर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो वंश ही नहीं आगे बढ़ेगा। ठीक है, उसी प्रकार से हम इन चीजों को देखते हैं। 12वां स्थान की चीज का है, बताते हैं शैया सुख का है, तो वहां पर उसको जो है सुखों में प्रॉब्लम आ जाएगी। 12वां भाव में बेड का होता है तो वहां पे उसको सुख ही नहीं मिलेगा। तो 1, 4, 7, 8, 12 में जो मंगल होता है वो उसको क्या मानते हैं? खराब मानते हैं, खराब मानते हैं। अब मंगल को इतनी प्रायोरिटी क्यों दी गई? शनि, राहु, केतु, सूर्य भी तो है, लेकिन मंगल को ऊर्जा है गुरुजी, इसलिए। जी, मंगल ऊर्जा है गुरुजी, इसलिए। हाँ, एक्चुअली फीमेल में जो मंगल है ना, वो सेक्स का कारक ग्रह है, सेक्स का कारक ग्रह है। और जो लेडीज में जो ये मतलब मंथली साइकिल जो आती है उसका भी कलर लाल है, और वो भी जो है मंगल से ही देखा जाता है। तो देखिए, अगर लड़कियों की कुंडली में मंगल डिस्टर्ब होता है ना, तो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम रहती है, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल की प्रॉब्लम रहेगी, उसको ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी। ये मतलब काफी मैंने ऑब्जर्व किया है, तो लगभग इसका आंसर लोग यस ही करते हैं, क्योंकि हाँ हमें प्रॉब्लम है, या जो भी दिखाते हैं जैसे भी लोग, तो उनको प्रॉब्लम, अगर मंगल डिस्टर्ब हो गया, मंगल नीच का हो गया, मंगल अपने शत्रु क्षेत्र में आ गया, गलत स्थानों में बैठ गया, तो वहां पर आप मान के चलिए कि ब्लड से रिलेटेड लेडीज में प्रॉब्लम जरूर रहेगी। ठीक है, और मेल में जो है सेक्स के लिए शुक्र को देखा जाता है, और फीमेल में जो सेक्स के लिए किसको देखा जाता है? मंगल को। देखा जाता है मंगल को। ठीक है, और आपको पता है कि मंगल मकर राशि का क्या होता है? उच्च का होता है, आपको पता है जी। मंगल मकर राशि का क्या होता है? उच्च का होता है, उच्च क्षेत्र में जी। हाँ जी। ठीक है, तो आप देखो जो कामदेव है, कामदेव, कामदेव का दूसरा नाम क्या है? मकर ध्वज, मकर ध्वज, मकर ध्वज, मकर ध्वज, ध्वज मतलब हो गया फ्लैग, पताका, तो वो उनकी राशि हो गई। अब कामदेव कुछ भी नहीं है, एक्चुअली फीमेल में सेक्स का प्रतीक ही कौन है? मंगल। और मंगल की ये ज्योतिषी विश्लेषण कर रहे हैं, बाकी इसका धार्मिक विश्लेषण क्या है वो अलग चीज है, उसको कहाँ पे, जो धार्मिक विश्लेषण अलग चीज है, हम ज्योतिषीय विश्लेषण कर रहे हैं इसका। तो मकर ध्वज कहते हैं काम वासना को, मतलब जो कामदेव है उनका नाम मकर ध्वज है। ऐसे जी जी, क्या नाम है इनका भी नाम, इनका नाम, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, मीन राशि में शुक्र उच्च के होते हैं, तो शुक्र को, शुक्र भी मेल में काम वासना के प्रतीक है, तो उनका नाम है मीन केतन। मीन केतन, मीन मतलब मीन राशि, केतन मतलब फ्लैग। जैसे मकर ध्वज था, मकर मतलब मकर राशि, और ध्वज मतलब फ्लैग, तो ऐसे मीन केतन भी हम लोग शुक्र को कहते हैं। तो जिसमें मकर ध्वज यानी मंगल उच्च का होता है, स्पेशली अगर
फीमेल का चार्ट है तो वहां पर उसका जो मतलब कि जो सेक्स लेवल है वो काफी उठा हुआ होता है। ऐसे मेल के चार्ट में अगर शुक्र उच्च का है, मीन राशि का है, तो इसका भी सेक्स लेवल काफी उठा हुआ होगा। बाकी क्या वो देता दूसरे कारकत्व की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं मैरिज को लेकर के, और मैरिज के अकॉर्डिंग मैं ये विश्लेषण कर रहा हूँ। बाकी तो सबको पता है कि शुक्र अगर उच्च का हो जाएगा तो उसमें जितने भी भौतिक सुख है वो उनको प्रदान करेगा, वाहन सुख देगा, वो सब ठीक है। बट अभी जो विश्लेषण चल रहा है, एनालिसिस चल रही है, वो मैरिज को लेकर चल रही है। अब जैसे क्या शुक्र का क्या नाम बताया? मीन केतु, मीन केतन, मीन केतन, मीन केतन, केतन मतलब झंडा होता है, ठीक है ना। झंडा मतलब फ्लैग होता है, जिसका फ्लैग एकदम अप हो, अप हो। तो क्या नाम है, मंगल का फ्लैग कहां पर अप होता है? मकर राशि में। और शुक्र का फ्लैग कहां एकदम अप होता है? मीन राशि में। तो ये चीज यहां पर आती है। बाकी मैं अदर उसकी एनालिसिस नहीं कर रहा हूं। अब मंगल बहुत ज्यादा उच्च का है, ऑटोमेटिक वो एरोगेंट होगा, वहां पे उसको भूमि से लाभ मिलेगा, वो सब तो ठीक है, वो तो जब पढ़ेंगे प्रॉपर्टी तब देखेंगे। तो जहां जो चीज पढ़ना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग को एनालिसिस करनी है। तो अगर शुक्र मीन राशि में मेल चार्ट में है, शुक्र मीन राशि में मेल चार्ट में है, तो क्या हो जाता है? तो उसको बोलते हैं मीन केतन, उसका सेक्स लेवल हाई रहेगा, डिजायर्स भी उसी हिसाब से रहेंगे। ऐसे फीमेल चार्ट में अगर मंगल मकर राशि में आ जाता है तो वहां पर भी उसका सेक्स डिजायर काफी उठेंगे। इसीलिए मंगल और शुक्र की युति देखते ही लोग समझ जाते हैं कि गड़बड़ है। क्यों? और अगर वो कहीं खराब भाव में बैठे तो गड़बड़ है, मतलब क्योंकि वो अपनी सेक्स की पूर्ति किसी भी लेवल पे जाके कर सकता है। लेकिन अच्छे लेवल पर बैठते हैं तो अच्छे लेवल में क्या होता है कि मतलब कोई गलत समाज में वो चीज नहीं करेंगे। तो मंगल इधर देखिए मेल के चार्ट में शुक्र हो गया, उसका क्या, शुक्र और मंगल बन गए, यानी वहां उसने ऊर्जा दे दी। और फीमेल के चार्ट में मंगल और शुक्र क्या बन गए? मंगल उसका सेक्स हो गया और शुक्र हो गए कौन, मतलब कि जो उसको सौभाग्य उसको जो दे, जो इस प्रकार की व्यवस्था करके दे। इसीलिए मंगल और शुक्र की युति किसी भी चार्ट में अच्छी नहीं मानी जाती। वो जितने खराब भाव में बैठे हैं उतना उसके लिए ज्यादा खराब, और जितने अच्छे भाव में बैठे हैं उतना कम खराब है। खराब तो है, कम खराब है। तभी हम लोग बोलते हैं मंगल और शुक्र की युति बाजारू मामला, वहां पे इमोशंस नहीं है, लव नहीं है, केवल सेक्स, अपने सेक्स की पूर्ति के लिए, सेक्स डिजायर को कंप्लीट करने के लिए व्यक्ति भी जा सकता है। कब? अगर ये खराब भाव 6, 8, 12 में मंगल शुक्र की युति हो जाए। दृष्टि अगर मंगल के शुक्र पर हो तो क्या? दृष्टि अगर हो मंगल के शुक्र पर तो? अब देखिए, अगर मंगल की शुक्र पे दृष्टि, अगर 7वीं दृष्टि है तो कंप्लीट दृष्टि मानी जाती है। अगर मंगल की 4थी और 8वीं दृष्टि है तो मंगल की दृष्टि है लेकिन शुक्र की नहीं होगी। फिर अगर 7वीं दृष्टि है तब तो कंप्लीट दृष्टि हो गई ना, ये शुक्र भी देख रहा है, मंगल भी देख रहा है, तब भी वही बात हो जाएगी जी। तो आप बात यहाँ पे समझ गए, मकर ध्वज और मीन केतन का मतलब समझ गए। अब देखिए कामदेव, कामदेव को हम लोग जल राशि से जोड़ते हैं, 4, 8, 12 से, 4, 8, 12 से जोड़ते हैं। क्यों? अब इसका ज्योतिषीय विश्लेषण क्या है बताते हैं। अभी कितना सही, वैसे तो सही है ही है कि मतलब मुझे, क्योंकि वो जो क्या ना धार्मिक किताबें उसमें क्या लिखा मुझे नहीं पता, ज्योतिष में तो मुझे सब पता, लेकिन धार्मिक किताबों की क्या एनालिसिस है वो अलग हो सकती है। देखिए काम का जल तत्व से विशेष संबंध होता है। जल मतलब समुद्र हो गया, जल मतलब क्या हो गया, समुद्र हो गया। और समुद्र को हम किस राशि से देखते हैं? मीन से, मीन राशि से। किस राशि से देखते हैं? मीन राशि से। मीन राशि से, मीन राशि। 12 बताया मैंने, मीन राशि से समुद्र को देखा जाता है। अब सबको पता है कि समुद्र से जब समुद्र मंथन हुआ था तो वहां लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी जी। लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई थी समुद्र मंथन से। तो लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई, इसलिए शुक्र कहाँ उच्च के हैं? मीन में।
मीन में उच्च के हैं, इसलिए शुक्र मीन में धन कारक भी हो गए, क्योंकि हम लोग शुक्र को ही तो लक्ष्मी कारक मानते हैं। भैया किसी का माइक कर गड़बड़ करा, कृष्ण जी बंद कर लीजिए। प्रसाद जी, माइक बंद कर लीजिए। हाँ जी सभी लोग बंद कर लें भाई, क्यों बार बार बोलना पड़ता है। जी। अब देखिए यहाँ पे शुक्र जो है, शुक्र मीन राशि में उच्च के हो गए, और मीन राशि समुद्र की हो गई, और समुद्र से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, इसीलिए शुक्र को लक्ष्मी कारक माना गया। अब मेल चार्ट में शुक्र यानी कौन हो गए, उसके सेक्स या उसकी पत्नी हो गई। कभी बोलते हैं ना कि मेल को बोलते हैं भाई तुम्हारी लक्ष्मी कहाँ है, क्यों बोलते हैं? ज्योतिष बहुत गूढ़ सब्जेक्ट है, उसको समझने के लिए बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अभी तो मैं जरा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं तो इतनी बातें क्लियर होती चली जा रही। अगर मैं बहुत और डीप में उतर जाऊं तो हर का मैं लिंक निकाल के आपको दे सकता हूं कि कोई भी प्लैनेट को क्यों वो कहा जाता है। अब देखिए मेल के चार्ट में क्या बोला जाता है, मेल के चार्ट में उसकी पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेल के चार्ट में उसकी पत्नी को डिनोट शुक्र कर रहे हैं, और शुक्र मीन राशि में उच्च के, और मीन राशि समुद्र को इंडिकेट करती है, और समुद्र से लक्ष्मी की उत्पत्ति हुई, इसीलिए इनका लिंक हो गया। अब यहां तो एक बात समझ में आई, और ये बात भी है कि लक्ष्मी के पुत्र कामदेव हैं, लक्ष्मी के पुत्र कामदेव हैं, इसीलिए कामदेव का भी जल तत्व राशि से बड़ा लेना देना है। और भी कौन सी जल तत्व में? मीन राशि से, मीन राशि से बहुत लेना देना है। तो लक्ष्मी, कामदेव, शुक्र और मीन राशि तीनों लिंक हो गई कि नहीं लिंक हो गई? समझ में आ रहा है सबको, नहीं आ रहा है? जी गुरुजी हो गई। इसीलिए जब शुक्र उच्च के होते हैं मीन राशि में, कौन सा महीना होता है? बसंत पंचमी, बसंत का महीना। बसंत का महीना जो होता है उसमें शुक्र मीन के होते हैं, उसी वक्त कामदेव का जन्मदिन मनाया जाता है। बताते हैं ना बसंत आ गई तो मतलब सब कुछ हरा भरा हो जाता है, या फिर बाकी समझ में आ गया आप लोगों को। तो इसीलिए ये बात यहाँ पे रखी गई। तो शुक्र, कामदेव, लक्ष्मी, मीन राशि, ये सब एक दूसरे से लिंक हैं, ये सब एक दूसरे से लिंक है। इसीलिए शुक्र को हम लोग प्रधानता यहाँ पे देते हैं। और मंगल इसीलिए लिया जाता है क्योंकि मंगल फीमेल में ब्लड के कारक है, ब्लड के कारक, और उसकी ऊर्जा के कारक है, जिसको आप सेक्स कारक भी कह सकते हैं। तो मंगल ही अगर किसी की कुंडली में सप्तम भाव और अष्टम भाव को डिस्टर्ब करेंगे, क्योंकि क्रूर ग्रह है, तब तो उसका वैवाहिक सुख तो ऐसे भी खराब हो जाएगा। इसीलिए मंगल को ही प्रधानता दी गई है, इसीलिए मंगल को ही प्रधानता दी गई है। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई सबको? जी गुरुजी। ये तो इसीलिए मंगल ही देखा जाता है। लेकिन कुछ और किताबें कहती हैं कि शनि, राहु, केतु, सूर्य भी अगर इन राशियों से, इन भावों से, किन भावों से, 1, 4, 7, 8, 12 से जुड़े हैं, तो भी वहां पे समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये बात लिखी गई कई सारी किताबों में। देखने की क्या विधि है? मांगलिक दोष देखा कैसे जाता है? लग्न कुंडली से देखिए, चंद्र कुंडली से देखिए, और शुक्र जहां पर बैठे हैं उसको लग्न मान के देखिए। कहां से देखना है? लग्न कुंडली से, चंद्र कुंडली से और शुक्र कुंडली से। शुक्र कुंडली कैसे बनेगी? कुंडली में जहां पर भी शुक्र होंगे उसको आप लग्न मान लीजिए, और वहां से गिनिए पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें भाव में कहीं पर क्या, कहीं पर मंगल तो नहीं है। और इसमें प्रधानता किसको दी जाती है? किस कुंडली को? इसमें प्रधानता किस कुंडली को दी जाती है? लगन कुंडली को। लगन कुंडली। गलत है, हम लोग उल्टा देखते हैं। शुक्र कुंडली को सबसे ज्यादा प्रधानता देनी चाहिए। अगर कोई भी कुंडली जो आपके पास आई
वहां पर मंगल अगर शुक्र से केंद्र 1 4 7 8 12 में है तो वो मांगलिक होगी। ये सबसे प्रबल मांगलिक यही है, इसको कोई देखता ही नहीं। दूसरे नंबर पे प्रायोरिटी दी गई है चंद्र कुंडली को, क्योंकि पति और पत्नी के बीच में जो मन है वो इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए चंद्र कुंडली को। अब तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी जो दी जाती है वो लग्न कुंडली को दी जाती है, यानी लग्न कुंडली की प्रायोरिटी 3rd नंबर पे है और उसको हम लोग 1st नंबर से ले लेते हैं, उसको हम लोग 1st नंबर पे। ये सबसे बड़ी गलती है। सबसे पहली प्रायोरिटी किससे लेनी? शुक्र से। शुक्र से अगर 1 4 7 8 12 पे मंगल है तो वो मांगलिक होगा। दूसरे नंबर पे चंद्र से देखना है। क्यों शुक्र को पहले नंबर पे क्यों रखा गया? भाई पति पत्नी में जो बोलते हैं पति पत्नी का संबंध, वो कहीं ना कहीं सेक्स का संबंध सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी वंश की वृद्धि होगी, तभी दूसरा भाव आएगा, तभी चौथा भाव निकल के आएगा, सुख, परिवार बढ़ेगा, सुख बढ़ेगा। तो दूसरे और चौथे भाव को बढ़ाने के लिए पति और पत्नी में सेक्स इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए 8वें भाव में जब भी मंगल जाता है तो लोग कहते हैं यार ये बड़ा खराब है। ये क्यों खराब है समझ में आ गया? क्योंकि वो तो उसके प्राइवेट पार्ट्स का हो गया, इसलिए खराब हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, अब सेक्स को कौन यहाँ पे इंडिकेट करता है? शुक्र इंडिकेट करते हैं। तो शुक्र इंडिकेट करते हैं, इसीलिए शुक्र को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी गई। 2nd नंबर पर प्रायोरिटी जो दी गई है वो चंद्र को। क्यों? तो फिर मन की बात आ गई। और 3rd नंबर पे लग्न को प्रायोरिटी दी गई मांगलिक में। अच्छा। वरना तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हम लोग लग्न को ही देते हैं, लेकिन मांगलिक दोष मिलाने में सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी दी जाती है वो किसको दी जाएगी? शुक्र को। अब गुरुजी किसी चंद्र कुंडली में कैसे देखेंगे? चंद्रमा जहां पे बैठा हुआ उसको लग्न मान लीजिए। गुरुजी 1 4 7 लग्न 8 में 12 और चंद्र से, लग्न से और चंद्र से अगर मांगलिक दिखता हो, शुक्र से ना दिखता हो, नहीं, शुक्र तो मांगलिक कहा मांगलिक को जाएगा। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी है। अगर लग्न और चंद्रमा से मांगलिक नहीं है लेकिन शुक्र से अगर मांगलिक है तब वो मांगलिक होगा। आप देखिए ना, इसीलिए 50% से ज्यादा लोग मांगलिक हैं जी। और लगन कुंडली से बता रहे हैं गुरुदेव, हाँ लगन कुंडली से ज्यादा बता रहे हैं मांगलिक। हाँ, लगन कुंडली नहीं, शुक्र कुंडली से ज्यादा देखना है। पर गुरुजी मांगलिक दोष खराब तो नहीं होता ना गुरुजी? भाई खराब इसलिए होता है, मैंने बता दिया किस लिए खराब होता है। पार्टनर के लिए खराब होता है। हम लोग विवाह की बात करते हैं तो पार्टनर के लिए खराब होगा। गुरुदेव चंद्र कुंडली से कैसे देखना है? वही चंद्रमा जहाँ पे बैठे हैं वहां से, चंद्रमा जहाँ बैठे उनको लगन बना लो। चंद्र कुंडली से कैसे देखेंगे? चंद्रमा जहां बैठे हैं उसको लग्न मान लीजिए, वो चंद्र कुंडली हो जाती है। गोचर में चंद्र कुंडली को देखा जाता है, गोचर में चंद्र कुंडली से ज्यादा देखा जाता है। ठीक है, तो 3 कुंडली बताई गई, शुक्र कुंडली, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली। लग्न कुंडली को सबसे कम प्रायोरिटी देनी है और शुक्र कुंडली को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देनी। अब अगर चाहे शुक्र से, चाहे चंद्र से, चाहे लग्न से, अगर इसीलिए जब भी शुक्र और मंगल का कॉम्बिनेशन आता है हम लोग ऐसे ही बोल देते हैं भाई ये तो मांगलिक है ही है, क्योंकि शुक्र कुंडली से तो मांगलिक है ना वो। जब भी शुक्र और मंगल का योग आ गया तो क्या हो गया? शुक्र कुंडली से तो मांगलिक हो ही गया। अब अगर पहले भाव में मंगल आ गया, कहां से? शुक्र से, चाहे चंद्र से, चाहे लग्न से, तो फिर क्या है कि उसकी सीधी दृष्टि कहां होगी? 7म भाव को होगी। और चौथी दृष्टि कहां होगी? चतुर्थ भाव में होगी। तो वो क्या करेगा? सुखों की हानि करेगा। और 8वीं दृष्टि भी होगी, 8वीं दृष्टि भी 8वें भाव पे होगी। तो इन तीनों भाव को वो बर्बाद कर देगा। चौथा भाव यानी पत्नी की तरफ से सुख चला जाएगा, 7वां भाव पत्नी चली जाएगी, 8वां भाव भी दिक्कत कर जाएगा। तो इसीलिए पहले भाव में जब भी मंगल बैठेगा तो चौथा भाव, 7वां भाव, 8वें भाव पे उसकी दृष्टि होगी, ये भाव खराब हो जाएंगे। दूसरे भाव क्या है? ये दूसरा भाव कुटुंब यानी परिवार का भाव है।
अगर मंगल दूसरे भाव में बैठ जाता है तो वहां से सीधा 8वें भाव को देखेगा, 8वें भाव को देखेगा, और 8वां सौभाग्य है, तो विवाह का सौभाग्य बहुत दिन तक नहीं रह पाएगा। देखिए बहुत बड़ी बात कही गई है, विवाह का सौभाग्य, यानी कि जो पति पत्नी के बीच में जो संबंध होते हैं ना, वो बहुत दिन तक नहीं चलते, उसको सौभाग्य कहते हैं। लोग कह देते हैं कि पत्नी का मरना, वो भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि वो 8th हाउस पे उसकी दृष्टि जा रही है, तो पति पत्नी के जो संबंध है वो तो ऐसे ही खराब होंगे, तो सौभाग्य कहां से होगा? सौभाग्य कहां से होगा? और इधर सौभाग्य नहीं होगा तो उधर परिवार नहीं बढ़ पाएगा, इधर सौभाग्य नहीं होगा तो इधर परिवार नहीं बढ़ पाएगा। तो दूसरा भाव और 8वां भाव दोनों डिस्टर्ब हो गए, दूसरा भाव और 8वां भाव दोनों डिस्टर्ब हो गए यहाँ पर। ठीक है, तो बोलते हैं कि विवाह लंबे समय तक नहीं चलता, विवाह लंबे समय तक नहीं चलता। ऐसे चतुर्थ भाव में मंगल आ गए, तो चतुर्थ भाव सारी खुशियों का, वैवाहिक सुखों का है। यहाँ पर जब मंगल बैठेगा तो चौथी दृष्टि से 7वें भाव को देखेगा, फिर से पत्नी से संबंधित प्रॉब्लम आ जाएगी। तो चौथे भाव में वैवाहिक सुख नहीं मिलता, चौथे भाव में मंगल बैठने से वैवाहिक सुख नहीं मिलता, दूसरे भाव में मंगल बैठने से परिवार नहीं बढ़ता, और बहुत वैवाहिक जीवन बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता। 7वें भाव में मंगल बैठता है तो बताते हैं कि पत्नी की मृत्यु हो जाती है, या पार्टनर सड़क पर भटकता रहता है, या पत्नी की मृत्यु होती है, या अपनी पत्नी को खो देता है। खोने का मतलब है कि तलाक हो जाना, खोने का मतलब है कि डेथ भी हो जाना, वो सब कुछ हो सकता है वहां पर, या अलग हो जाना। गुरु जी जी, सप्तम भाव में मंगल है, सूर्य है। हाँ तो और बढ़िया, मजे लीजिए। फिर बता तो दिया, सूर्य मंगल, बुध भी है। सूर्य मंगल शनि राहु केतु बता तो दिया वहां पर, ये सब खराबी करेंगे। ठीक है, तो 8वें भाव में अगर मंगल आ जाए, अब 8वें भाव में मंगल आ जाए तो वहां पर क्या होगा? पत्नी की जो आयु होगी उसका प्रतिनिधित्व तो करेगा। तो 8वें भाव का मंगल इसीलिए खराब होता है, ये पत्नी की आयु को खत्म कर देता है, ये पत्नी की आयु को खत्म कर देता है। लेकिन यहीं पर बताया गया कि अगर इन भावों में जिसका इसका अपवाद है, जैसे कन्या लग्न के लिए अगर अष्टम भाव में मंगल है तो ज्यादा बुरा नहीं होगा। क्यों? बिल्कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि अगर 1, 4, 7, 8, 12 में मंगल उच्च का हो जाए या अपनी राशि का हो जाए, उच्च का हो जाए या अपनी राशि का हो जाए, तो फिर वहां पर मंगल दोष इतना प्रभावी नहीं रहता। इसीलिए कुछ किताबें लिखती हैं कि उच्च के मंगल या स्वराशिष मंगल से मंगल दोष नहीं लगता, सही लिखती है, क्योंकि वहां पर मंगल इतना खराब असर नहीं करेंगे। मंगल खराब कब असर करेंगे? जब नीच के हो जाए, जब अपने शत्रु क्षेत्रीय आ जाए। गुरुजी अगर मंगल जो है दूसरे में चौथे भाव में हो और लेडीज के, तो क्या होगा? बताया तो, दूसरे भाव में तो परिवार की वृद्धि नहीं हो पाएगी, उसका परिवार नहीं बढ़ेगा, उसको वैवाहिक सुख नहीं मिलेगा। 8वें भाव में दृष्टि जा रही है, लेडीज है तो हो सकता है उसको खुद ही प्राइवेट पार्ट में प्रॉब्लम हो, उसको जो ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी जी, ठीक है ना, वो कंसीव नहीं कर पाएगी जी, ये भी हो सकता है। क्या गुरुजी फिर से जरा बताइए ना प्लीज। क्या नहीं चीज? सुना ही नहीं दिया आपने अभी जो हमने बोला दूसरे भाव मंगल होगा तो ऑटोमेटिक परिवार से रिलेटेड समस्या आएगी ना, क्योंकि दूसरा भाव तो परिवार का, यानी कि उसका परिवार ही नहीं बढ़ पाएगा। और अगर लेडीज है तो उसको तो ऑटोमेटिक जो है उसको ब्लड से रिलेटेड मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी खराब होगी, इरेगुलर होगी, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, ये प्रॉब्लम आ जाएगी। गुरुजी चौथा भाव है, मंगल ऑटोमेटिक सुखों को देगा ही नहीं। लेकिन गुरुजी यहाँ पर क्या होगा कि अगर अपनी राशि में या उच्च के मंगल हैं तो इतना खराबी नहीं करेंगे। लेकिन अगर नीच के मंगल यहां पर हो और शत्रु क्षेत्री हो जाए तो ज्यादा खराब करेंगे,
जैसे कन्या लग्न पे अगर अष्टम भाव में मंगल बैठे तो इतना खराब नहीं है, क्यों, अपनी राशि में बैठे। मेष लग्न में अगर बैठे हुए हैं तो भी इतना खराब नहीं है, क्यों, क्योंकि वो भी अपनी राशि में है। इसी प्रकार मिथुन लग्न में अष्टम भाव में मंगल बैठे हैं तो भी इतना खराब नहीं करेंगे। समझ में आ गया? उच्च के मंगल, स्वराशिस्थ मंगल इतने खराब नहीं होते जितने नीच के मंगल और शत्रु क्षेत्रीय मंगल होते। मित्र ग्रही मंगल जी, मित्र ग्रही मंगल मित्र का होगा तो मतलब कि खराब तो होगा लेकिन इतना खराब नहीं होगा। उच्च और स्वराशिस्थ के बाद मित्र राशि ले लीजिए, जी तो उसमें भी अपना दिमाग लगाइए। गुरुजी जी, ये हम पूछ रहे थे, मंगल जैसे जिसकी कुंडली में है हाँ, तो उसके पार्टनर के लिए खराब रहेगा ना, खुद के लिए नहीं। हाँ, उसके पार्टनर के लिए। अरे तो खुद के लिए भी तो हो गया ना, अब वैवाहिक सुख तो उसको भी तो नहीं मिला, बाकी कहाँ रहा? शांति कहाँ रही, जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा चालू है। खुद के लिए कैसे खराब होगा? अरे जब भी आप वैवाहिक सुख की बात करेंगे तो एक को समस्या नहीं, जैसे अष्टम समस्या है ही है ना। नहीं, अष्टम में जैसे आपने बताया ना कि अष्टम में मंगल है तो प्राइवेट पार्ट्स में खराबी होगी, तो वे पार्टनर के खराबी होगी, खुद की होगी? खुद के होगी, खुद के, खुद के होगी तो वो खुद ही सक्षम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया जाता है कि अगर 1 2 4 इसका निरस्तीकरण कैसे होता है, तो इसके लिए कुछ किताबें ये लिखती हैं कि अगर मांगलिक 1 2 4 7 8 12 में मंगल है, जिस भाव में मंगल और पार्टनर के उसी भाव में शनि राहु केतु आ जाए तो मंगल दोष समाप्त हो जाता। मान लीजिए किसी की कुंडली में 7वें भाव में मंगल है, लेकिन 7वें भाव में पार्टनर की कुंडली में शनि राहु केतु है, तो मांगलिक दोष वो खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि एक क्रूर ग्रह दूसरे क्रूर ग्रह को खत्म कर दिया। इसीलिए बताते हैं मांगलिक की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। ये इस वक्त लोग कम फॉलो करते हैं या गलत सलत कुंडली मिला के मैच करवा लेते हैं, तो वो जीवन में बड़ी समस्या उन्हें झेलनी पड़ती है, क्योंकि वो असली बात को समझ ही नहीं पा रहे। ज्योतिष जहां विज्ञान का सोचना खत्म होता है ना, ज्योतिष वहां से सोचना चालू करती है। जी ये बात सही है गुरुजी, बिल्कुल। हाँ, और अगर गुरुजी ज्योतिष चालू है। गुरुजी चंद्र लग्न में अष्टम भाव में मंगल हो तो? चंद्र लग्न में तो अष्टम भाव का जो भी पार्ट होगा वही खराब होगा। अष्टम भाव प्राइवेट पार्ट का खराब होगा, समस्या आएगी। और 8वें मंगल है तो मंगल क्या नाम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की भी प्रॉब्लम रहेगी, ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, इरेगुलरिटीज रहेंगी। अब वो कितना है, अगर वो स्वराशिस्थ है उच्च का है तो कम होगी, अगर नीच का है तो ज्यादा होगी, शत्रु क्षेत्रीय तो होगी लेकिन उतनी ज्यादा नहीं होगी। इस प्रकार से देखना, ठीक है। तो अब यहाँ पर कि 1 2 4 जिस मतलब जिसकी कुंडली आप मिलान कर रहे हैं, अगर एक की कुंडली में जिस भाव में मंगल हो, अगर उसी भाव में दूसरे के शनि राहु केतु आ जाए तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता। कुछ लोग कहते हैं नहीं, मान लीजिए किसी की कुंडली में 4थे भाव में मंगल है और पार्टनर की कुंडली में 8वें भाव में शनि है तो भी मांगलिक दोष खत्म है, बट ये गलत है। इसमें बहुत सारे विद्वानों ने मुहर नहीं लगाई, इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता। जिस भाव में मंगल है अगर उस भाव में शनि राहु केतु आ जाए तो मैं फिर बता रहा हूं मंगल दोष खत्म नहीं होता है, कम होता है। ये मत बोल दीजिएगा कि मंगल दोष जो है खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, कम हो गया। क्यों? क्योंकि एक का यहाँ मंगल है और वहां क्रूर ग्रह बैठे हुए। इस प्रकार से समझ में आ गई बात, नहीं आ गई? यस सर। और कुछ लोग कहते हैं कि 28 साल बाद के मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। भाई जीवन में आप मांगलिक दोष अगर लिखवा के आए हैं तो ये जीवन भर चलेगा, कुछ खत्म नहीं होता है, ये गलत। मंगल थोड़ी हटेगा। हाँ वो हटेगा नहीं, वो 28 गलत साल के बाद में थोड़ी हटेगा। एक्चुअली गुरुजी मैंने सुना इसमें पूजा पाठ भी होती है, कारक है, तो कहते हैं युवावस्था दिक्कत देता है। बात सही है, लेकिन जहां पर उसको काम करना है वो तो वहां हमेशा दिक्कत रहेगी। वहां तो गुरुजी इसका हमेशा पूजा पाठ भी होती है ना गुरुजी? गुरुजी हाँ वो भी लिख लीजिए, सही है, बता पूछ लिया आपने, बता देंगे। चलिए, लेकिन शनि राहु केतु का दृष्टि में लेंगे गुरुजी।
देखिए सबसे पहली बात तो सबसे अच्छा यही है कि आप क्या करिए कि मांगलिक का शादी मांगलिक से ही कराइए, यही सबसे बड़ा उपाय। या दूसरा जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया कि जिस भाव में लड़के या लड़की की कुंडली में मंगल है, अपोजिट पक्ष में वहां पे शनि राहु केतु आ जाए, फिर मैं बोल रहा हूं ये मांगलिक दोष को कम करते हैं, खत्म नहीं करते। अब इसके पीछे कुछ धार्मिक बुकों में उपाय दिए गए, धार्मिक बुक्स में, लेकिन ये उपाय कितने काम करेंगे ये आपका रिस्क है। मैं उपाय जरूर बता देता हूं, लेकिन ये काम कितना % करते हैं इसका कोई डाटा ना जो उपाय करवाता उसके पास है, और हम लोग तो उपाय करवाते भी नहीं, इसलिए हम लोग तो रखते नहीं। अगर हम करवाते तो उपाय हम जरूर रखते कि कितना ये काम करता है। क्या है इसमें? गुरु की दृष्टि भी मानी जाती है क्या? गुरु की दृष्टि से भी कहते हैं मंगल दोष खत्म हो जाता है। लोग कहते तो है, लेकिन गुरु कैसे खत्म करे? गुरु अपना काम करेगा भाई, खत्म नहीं करेगा, कम कर देगा। गुरु एक शुभ ग्रह है, जहां पर भी उसकी दृष्टि जाएगी तो वो वहां पे शुभता लाने की कोशिश करेगी। अब कहा गया है ज्यादा वहां पे गंदगी फैली हुई तो कितनी शुभता ला देंगे। अब पता चला एक बगल में नाला बना हुआ है, उस नाले की बदबू को कम करने के लिए आप जो है घर में परफ्यूम और अगरबत्ती जलाएं, तो कब तक वो जलती रहेगी? खत्म होगा क्या? नहीं होगा। ठीक है, हाँ भाई, अब आप उसमें रहने के आदी हो गए हैं तो आपको अगरबत्ती सूंघ करके उस वक्त नाले की बदबू कम आए, लेकिन बोले नहीं खत्म हो गया, ये कैसे हो सकता है? नाले का असर अपनी जगह, अगरबत्ती का असर अपनी जगह। और उस वक्त क्या स्थिति होगी जब गुरु गोचर में खुद ही खराब हो जाएंगे, फिर देखिएगा। गुरु गोचर में नीच के हो गए या शत्रु क्षेत्री पहुंच गए या गलत भाव में पहुंच गए, फिर कौन बचाएगा उसको? हालत खराब से। समझ में आ गया? फिर कौन बचाएगा? जी गुरु जी। तो इसीलिए गुरु की दृष्टि हो गई तो हम बच गए। ये सब बचने के उपाय हैं। खत्म। गुरु जी डिग्री का भी कुछ लेना देना रहेगा इसमें? है डिग्री का भी कुछ लेना देना रहेगा इसमें? डिग्री का अभी यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ तो मंगल की स्थिति है, वो भी बताएंगे, आगे बता देंगे। भाव मध्य में बहुत ज्यादा प्रबल हो जाता मंगल, ये बताएंगे आगे, अभी ये नहीं बताया इसलिए मैं यहाँ बोल नहीं रहा। इसमें ये कुछ लोगों ने मंगल दोष शांति के लिए उपाय बता रखे हैं। इसमें कुंभ विवाह आता है, घड़े से शादी करा लेना, सावित्री पूजन आता है, मंगल गौरी वट पूजन आता है, ये सब आता है। लेकिन कितना काम करता है ये जो करवाते हैं उन्हीं से पूछिए, और उनके पास भी डाटा नहीं होगा, उनके पास भी डाटा नहीं होगा। 2 जन का मेरे फैमिली में करवाया था, फिर भी उनका शादी टूट गया। फिर भी उनको प्रॉब्लम आई? हाँ आई टूट गई। आएगी। अभी तो मैं बोल रहा हूँ कितना काम करेंगे मुझे नहीं पता। सामने ही 2-3 किया तो भी। हाँ, तो सावित्री पूजन है, वट पूजन है, कुंभ विवाह है और मंगल गौरी पूजन है। तो वहां बताते एक महाकालेश्वर में मंगल की जहां उत्पत्ति हुई है वहां पर है, तो वहां पर भी मंगल की पूजा होती है। तो अब कुछ हम बोल नहीं सकते, अब वहां से कितना फायदा होगा ये नहीं पता मुझे। पूजा से फायदा तो होता है, लेकिन कितना फायदा होगा ये नहीं पता। ठीक है गुरुजी, एक प्रश्न है। हाँ जी। जो मंगल पार्टनर जिससे शादी करना हो उसका मंगल भी सेम ही होना चाहिए, जैसे पहले घर में तो उसमें पहले घर में हो या कहीं भी हो मांगलिक? कहीं भी मांगलिक, ये जरूरी नहीं है। एक्चुअली उसकी दृष्टि आनी तो 7वें 8वें में ही है ना। जी जी। वो जो निरस्तीकरण मैंने बताया उसमें सेम घर में होना चाहिए। ठीक है, मांगलिक कहीं भी हो? मांगलिक कहीं भी। जी थैंक यू। लेकिन मान लीजिए किसी का लग्न में मंगल है और किसी का चौथे घर में मंगल बैठा हुआ है, तो फिर ये मांगलिक, वो भी मांगलिक, ये भी मांगलिक, तो फिर वहां इतनी समस्या नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए बोला जाता है मांगलिक की शादी मांगलिक से करवाइए। हमेशा कुंडली आया है, कुंडली, उसमें लड़की के कुंडली में चंद्रमा से देखने पर मंगल प्रभाव में आ रहे हैं और लग्न से भी आ रहे हैं, शुक्र से नहीं आ रहे हैं। और जिस लड़के से उसका शादी हुआ है वह भी मंगला है, उसका खैर डेट ऑफ बर्थ नहीं है, लेकिन इसका इन दोनों का तलाक तक पहुंच चुका है, बात अभी हुआ नहीं है, तो बड़ी परेशान है। मांगलिक के कारण प्रॉब्लम आती, प्रॉब्लम आएगी। मांगलिक का मतलब ये हुआ कि भाई आप क्रूर हैं तो हम भी क्रूर हैं, बस
तलाक तक तो पहुंच ही जाएगी बात। अब अगर खराब, अब तो सप्तम सप्तमेश भी देखेंगे ना। तो गुरुजी सप्तम पे दृष्टि हो रही है और केतु की दशा महादशा भी चल रही है जो 12th भाव में है। जब भी एक बात और सुन लीजिए, दोनों की मांगलिक कुंडली अगर है तो लड़ाई तो होगी। हाँ। लेकिन हाँ। बहुत जैसे ये वहां तक पहुंच गई स्थितियां, अगर ग्रह दशा खराब नहीं है तो तलाक उलाक तक नहीं पहुंचता। लेकिन अगर ग्रह दशा ही खराब हो जाए, ग्रह खराब हो जाए, गोचर खराब हो जाए गुरुजी तो लव पहुंच मैरिज सकता वाले तो चला लेते हैं मंगल। है। लव मैरिज वाले तो चला लेते हैं मांगलिक। पता नहीं लव मैरिज वाले कैसे चलाते हैं, वो कितनी जबरदस्ती सक्सेस होती है कितनी फेल होती है तो नहीं मालूम ना नहीं गुरुजी। चलाते हैं सब फेल हो 90% जाता है। फेल रहती है सब लव जगह मैरिज। प्रॉब्लम आएगी। मांगलिक दोष है तो प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इसमें केवल आप तलाक में केवल मंगल दोष ही इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी दोष होते हैं। मांगलिक के कारण एक दूसरे को झेलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, बस इतनी बात है। गुरुजी अब का वो शादी समस्या होने आएगी नहीं आएगी वो तो आपके भाव देखना पड़ेगा ना। आपने कॉन्सेप्ट दिया कि शुक्र पर दृष्टि अगर मंगल के पड़ गई तो वह भी पड़ रही है उसमें। क्या? शुक्र पर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है उस पर। दृष्टि नहीं, शुक्र से मंगल 1 4 7 8 12 में हो शुक्र से। हाँ तो ऐसी नहीं। शुक्र से 1 4, वो तो मंगल शुक्र की दृष्टि अगर आएगी तो शुक्र मांगलिक भी हो गया। हाँ मंगल से शुक्र पर दृष्टि। एक मेरा प्रश्न था सर। हाँ जी जी, आपने जो बताए थे थोड़ी देर पहले शुक्र और मंगल की युति हो, हाँ, कुंडली के किसी भी भाव में या बुरे भाव में हो सर तो प्रॉब्लम करेगा। किसी भी भाव में है तब तो गड़बड़ है ही है, वो गड़बड़ी है। और अगर जो वहाँ पर शुभ ग्रह भी साथ हो तो कुछ प्रॉब्लम कम होगी या बढ़ जाएगी उससे? थोड़ी प्रॉब्लम कम होगी। लेकिन अगर खराब भाव में शुक्र और मंगल है तो ये देखना होगा कि शुभ ग्रह कितने पावर में है। मेरे पास एक कुंडली थी, वो शुक्र और मंगल की युति थी, साथ में गुरु भी थे 9वें भाव में। हाँ तो अब वो देखेंगे वहां पे गुरु कहीं अस्त तो नहीं है या किसी प्रकार से उन्हें कोई डब्लीशन तो नहीं मिल रहा है। एक होता है भाव मध्य का कॉन्सेप्ट, वो नेक्स्ट हम आपको पढ़ाएंगे, तब इससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। अगर गुरुजी ऐसा किसी का हो तो उनको ये सलाह दे सकते हैं कि भाई मांगलिक की शादी मांगलिक से करो और साथ में ये पूजा पाठ भी करा लो। हाँ ऐसा भी अब बोलो कि, लेकिन ये गारंटी नहीं कि भाई निभेगी, क्योंकि बाकी भाव भी देखने पड़ेंगे। बाकी अब मान लीजिए बाकी भाव अच्छे और केवल मांगलिक है तो मांगलिक से शादी हो गई तो फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन पता चला वहां तलाक के योग बने बैठे और मांगलिक भी है, तो मांगलिक और आपने शादी मांगलिक से करा दी तो मांगलिक ने अपना तो काम कर दिया, लेकिन जो डाइवोर्स वाला योग था वो कैसे, वो तो कंपनसेट नहीं हुआ। हाँ वो किसी और ग्रह की वजह से हो सकता है ना गुरुजी। हाँ वो देखना पड़ेगा। जैसे वो अभी बता रहे हैं सुजीत जी कि मांगलिक दोनों है फिर भी आ गया, तो मांगलिक ने अपना काम तो कर दिया, यानी बचा तो लिया, लेकिन बाकी जो दूसरे ग्रह खराब है उनको कैसे काटा जाएगा।